राजा वीरमणि सिंह के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। राजा बहुत दान पुण्य करते थे। उनके राज्य में संत महात्माओं की भीड़ लगी रहती थी। जगह जगह से साधु संत आकर उनके यहाँ रहते थे। धर्म के नाम पर उनसे कोई कुछ भी मांग लेता तो वो इनकार नहीं कर पाते थे। एक बार एक महात्मा जी आए जो राजा के यहाँ अक्सर आया करते थे। हे राजन, हम एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। यदि राजकोष से कुछ मदद मिल जाती तो मंदिर का काम जल्दी पूरा हो जाता। महात्मा जी, ये तो बहुत ही नेक कार्य है। आप जितना चाहे उतना धन मंदिर के लिए ले जा सकते हैं। महात्मा जी शाही खजाने से धन लेकर चले गए। राजा वीरमणि सिंह का एक ही पुत्र था जिसका नाम भरत था। राजकुमार भरत का अपने पिता की दानवीरता के कारण कभी कभी मतभेद भी हो जाता। पिताजी, आपने कभी ये सोचा है कि ये लोग जो धन दौलत लेकर जाते हैं उसका सही उपयोग होता भी है या नहीं? धर्म के नाम पर यदि कोई मुझे धोखा देता है तो उस पाप का भागीदार वो होगा, मैं नहीं। मुझे ही इसके बारे में कुछ सोचना होगा। राजकुमार को आखेट का बहुत शौक था। एक बार जंगल में शिकार ढूंढते हुए वो बहुत आगे निकल गए। अचानक उनकी नजर एक बहुत सी फुर्तीले और हट्टे कट्टे हिरन पर पड़ी। हिरन के पीछे भागते हुए राजकुमार भरत ने उस पर निशाना साधा और तुरंत तीर चला दिया। राजकुमार भरत का निशाना थोड़ा सा चूक गया और तीर उस हिरन के पैर में लग गया। तीर लगते ही हिरन तड़प कर, हे राजकुमार, अपनी क्षणिक खुशी के लिए हम बेजुबानों की हत्या करके तुम्हें क्या मिलेगा? मारना ही है तो बुराई और बुरे कर्म करने वाले को मारो, जिससे धरती का कुछ तो बोझ कम होगा। इंसानों की भाषा बोलने वाले कौन हो तुम? आज तक मैंने किसी पशु को बात करते हुए नहीं सुना। पहले मुझे पानी पिला दो, बहुत रक्त बह जाने से मेरा गला सूख गया है। राजकुमार भरत तुरंत पास की नदी से पानी लेकर आया और हिरन को पिला दिया। उसके पैरों में लगा तीर बड़ी सावधानी से निकाल दिया। तीर निकलते ही हिरन उठ खड़ा हो गया। नदी के किनारे एक आश्रम है, मैं वहीं रहता हूँ। राजकुमार और हिरन जंगल में आश्रम की तरफ चल पड़े। राजकुमार, ये आश्रम एक ऋषि का है, पर अब वो यहाँ नहीं रहते। कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी। कौन थे वो लोग? तुमको कुछ पता है? मैं उन हथियारों का पता लगाने ही जंगल में गया था जिन्होंने महर्षि को मार दिया। कहते कहते उसकी आंख भर आई। तुम अपने आंसुओं को इस तरह मत गिरने दो। अब मैं आ गया हूँ। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही होगा। आश्रम पहुंचकर, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। आश्रम हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ है। चारों तरफ फल और फूलों की सुगंध ही सुगंध है। तुम उदास मत हो। एक बार मुझे उनका पता चल जाए तो मैं उनको दंड जरूर दूंगा। मुझे उनका पता बता दो। राजकुमार, अभी तो दोपहर हो गई है। आप कुछ खा पी लीजिए और विश्राम कीजिए। रात होते ही हम उस तरफ चल पड़ेंगे। ओ, यहाँ खाने के लिए कुछ है? आश्रम के पीछे ही एक बहुत बड़ा बगीचा है। बगीचे में ऋषि वर ने तरह तरह के पेड़ लगाए थे। उनमें बहुत से फल हैं। आप चाहे तो वो फल खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। राजकुमार जब बगीचे में गया तो फलों से लदा इतना खूबसूरत बगीचा देखकर हैरान रह गया। छोटे छोटे खरगोश और गिलहरियां इधर से उधर दौड़ रहे थे। इतना खूबसूरत बगीचा तो शाही राजमहल का भी न था। राजकुमार भरत ने कुछ फल तोड़े और लेकर आश्रम में लौट आया। रात गहराते ही हिरन आ गया। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और हिरन के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक घने वृक्ष के नीचे आग और मसालों की जलती हुई रोशनी दिखाई दी। ठहरिए राजकुमार, ये देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रिय महर्षि को जान से मार दिया था। ये सबसे बड़े पशु हैं। इनके अत्याचार से कितने बेगुनाह मौत के मुंह में चले जाते हैं। इन्होंने ही एक पाखंड महात्मा के कहने पर हमारे ऋषि को मार दिया था। आप अपने तीर से इनका वध करेंगे तो शायद आपको कोई पाप नहीं लगेगा। राजकुमार ने धनुष उठाया और एक साथ कई तीर चलाकर उन हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। ठहरिए राजकुमार, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। वो लोग आगे बढ़े तो एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ी जो कि एक बस्ती की तरफ जा रही थी। राजकुमार, आप उस वृक्ष पर चढ़कर देखिए,
वहाँ एक और भी भयानक पशु रहता है, जिसके आदेश से ना जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। राजकुमार वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। एकाएक सामने वाले घर का द्वार खुला। कमरा रोशनी से भरा हुआ था। बीच में एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति बड़ा सा तिलक लगाए, जो कि कोई महात्मा मालूम पड़ रहा था, बैठा हुआ था। ये क्या? ये महात्मा जी तो शाही खजाने से हमेशा धर्म के नाम पर न जाने कितने पैसे लेकर जाते हैं। धर्म की आड़ में इतना भ्रष्टाचार। थोड़ी देर बाद ही वो कक्ष एक रंगशाला में बदल गया। संगीत बजने लगा और अप्सराओं जैसी नर्तकियां थिरकने लगी। मदिरा पान का दौर भी शुरू हो गया। राजकुमार का खून खौल उठा। उनका हाथ अपनी धनुष पर चल गया। ये वही पाखंडी महात्मा है जिसने हमारे ऋषि के आश्रम पर हमला करवाया था। हमलावरों को आप पहले ही मार चुके हैं। शायद इसको पता था कि हमारे ऋषि बहुत ज्ञानी हैं, और जैसे ही राजा को इसका पता चलेगा, राजा इसे धन दौलत देना बंद कर देंगे। राजकुमार, आप यदि शिकार ही करना चाहते हैं तो इनका शिकार करिए। ऐसे पाखंडियों से धरती को मुक्त कराकर आपको महान पुण्य मिलेगा। ये नाम के लिए संसार का त्याग कर चुके हैं। सीधे साधे मनुष्य इन पर विश्वास करते हैं, और ये महात्मा गेरुआ वस्त्र धारण करके सीधे साधे लोगों का रक्त पीते हैं। अब मैं समझ गया कि मैंने बेकसूर पशुओं को मारकर अपने जीवन में कितने पाप किए हैं। असली पशु तो ये हैं। उन्होंने अपना धनुष उठाया और तीर चला दिया। तीर सीधा तथाकथित महात्मा जी के सीने में लगा और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो सोचता था हमारी प्रजा बहुत सुखी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलकर मेरे पिता से सारी बातें बताओ, जिससे वो ऐसे पाखंडी साधु संतों के रूप में छिपे हुए लोगों पर अंधविश्वास करना छोड़ दें। परंतु महाराज, उससे पहले मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। आपको भी अपने भीतर बदलाव लाना होगा। तुम अपनी बात अवश्य कहो। राजकुमार, परमात्मा ने आपको अपनी सृष्टि पर राज करने के लिए भेजा है। आपका धर्म है कि आप प्रजा की रक्षा करें। दिल पशुओं का वध करने में कोई बहादुरी नहीं है। सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी दिल दुखियों की रक्षा और उनकी सहायता करने में है। जो मनुष्य केवल अपने आमोद के लिए जीव हत्या करता है, वो निर्दयी है। राजकुमार का सिर शर्म से झुक गया। हमें क्षमा कर देना। मैंने आज तक आखेट सिर्फ अपने आमोद के लिए ही किया है। ऐसी शिक्षा मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। आज के बाद मैं मुख्य प्राणियों का आखेट कभी नहीं करूंगा। बाद वो लोग राजमहल में आ गए। राजा को जब सारी बातें पता चली तो आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। राजकुमार, तुमने जो किया ठीक किया। आज से ये राजगद्दी तुम संभालो। अपना जीवन भगवत गीता में लगाना चाहता हूँ, परंतु मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हिरन इतनी ज्ञान की बातें कैसे कर सकता है। हे राजन, मैं जंगल में रहने वाली एक आदिवासी लड़की थी। एक बार दूसरे कबीले के लोग मुझ पर बुरी नजर रखने लगे। एक बार दूसरे कबीले के लोग मुझ पर बुरी नजर लगाने लगे। उन्होंने मेरा पीछा किया। मैं ऋषि के आश्रम में चली गई। कौन हो तुम? सारी बातें ऋषि को ज्ञान होने पर उन्होंने मुझे हिरण के रूप में बदल दिया। कबीले वाले आए थे, पर मुझे आश्रम में ना पाकर वापस चले गए। अगर वो लड़की आपके आश्रम के आसपास दिखाई दिया तो रोक कर रखिएगा, हम उसे ले जाएंगे। उनके जाने के बाद तुम हिरण के रूप में ही सुरक्षित हो। जब तुम्हें तुम्हारी पसंद का कोई व्यक्ति मिल जाएगा, तब तुम अपने असली रूप में आ जाना। मैं पिछले 6 सालों से हिरण के रूप में ही आश्रम में ज्ञानी की बातें सिखा रही हूँ। क्या तुम्हें अपना मनपसंद व्यक्ति मिल गया? हिरन ने 2 कलूचे भरी और वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। राजकुमार भरत का राज्य अभिषेक हो गया और गरीब आदिवासी लड़की से उनका विवाह हो गया। दूर गांव संबलपुर में एक अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम चिंटू था। असल में चिंटू के माता पिता बचपन में ही गांव में आए बाढ़ में बह गए थे। उस वक्त चिंटू को गांव के मछुआरों ने बचा लिया था।
चिंटू के पिता अपने परिवार की आजीविका के लिए पानी पूरी चाट का ठेला लगाया करते थे। गांव में बाढ़ आने के बाद उनका ठेला तो पेड़ के ठीहा में अटक कर बच गया, पर चिंटू के माता पिता खुद को उस बाढ़ से बचा नहीं पाए थे। चिंटू तब 7 साल का था। उसकी धुंधली यादें कभी कभी चिंटू को रात में परेशान करती थी। सुनो गांव वालों, आने वाली शिवरात्रि को तालाब के पास मेला लगाया जाएगा। उस वक्त जन पंचायत में चिंटू के पड़ोसी छगन ने गांव वालों को इकट्ठा किया था। प्रधान साहब, मेला तो लग जाएगा, पर इस मेले में लोग कैसे आएंगे? हमारा गांव इतना छोटा है कि ठीक से साधन भी नहीं है यहाँ तक लोगों को लाने के लिए। चिंता ना करो छगन, हम आसपास के सभी गांव में ढिंडोरे पिटवा देंगे। इस बात का कि सम्बलपुर में विशाल मेला लगने जा रहा है। पर प्रधान जी, इस ढिंडोरा पिटवाने और बाकी तैयारियों में जो खर्च आएगा उसको कौन भरेगा? गांव के लोग देश में चल रहे मंदी से वैसे ही परेशान चल रहे हैं। सबका धंधा ठप जा रहा है। अरे खर्च की चिंता तुम मत करो, हम सरकारी मदद से लोगों में इस बात का प्रचार करवाएंगे, क्योंकि हमारे गांव से लोग जुड़ेंगे तभी इस छोटे से गांव का विकास होगा। सब गांव वालों ने प्रधान की बातों पर सहमति देते हुए मेला लगाना तय किया। संबलपुर गांव के खंडंजे पर चूने की लकीरें खींची जाने लगी। मंदिरों और भवनों का रंगारोहण और सफाई कार्य चालू हो गया। तालाब के पानी में लगे सारे शैवालों को साफ करके मछुआरों ने सुंदर बना दिया। गांव में लगने वाले मेले की तैयारी जोर शोर से चालू हो गई। एक दिन छगन ने अपनी पड़ोसी चिंटू को बुलाया। चिंटू की उम्र भी 18 साल पूरी हो चुकी थी। चिंटू, तुम बताओ, गांव के मेले में तुम क्या धंधा करोगे? मैं क्या धंधा करूंगा छगन काका, मुझे तो गांव में से ही हर घर से जीने के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। गांव वाले तुम्हें 2 वक्त का खाना इसीलिए दे रहे थे क्योंकि तुम बच्चे थे और काम धंधा करने लायक नहीं हुए थे। जब 18 साल पूरा होने पर सरकार भी तुम्हें काम धंधा करने की छूट देती है। अब तुम्हें अपने जीविका का साधन खुद निकालना होगा। आप ही बता दो छगन काका कि मैं क्या धंधा कर लूं। तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी के रूप में तुम्हारे पास जो चाट का ठेला है उसको लगाओ गांव के मेले में। तुमने तो कितनी बार देखा था बचपन में अपने पिता को चाट बनाते हुए। छगन की बात चिंटू को समझ में आ गई और वो अपने पिता की विरासत उस चाट के ठेले को मेले में लगाने के लिए मन बना लिया। चिंटू ने अपने माता पिता को चाट बनाते हुए देखा जरूर था, पर उसने पहले कभी भी चाट नहीं बनाया था। रात हो चुकी थी। चिंटू अपने पिता को याद करते करते सो गया। उस रात सपने में खुद चिंटू से बात करने के लिए उसके पिताजी आए। कैसे हो चिंटू बेटा? आप कौन हैं? चिंटू बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। गांव के मेले में तुम्हें चाट कैसे बनाना है ये समझाने के लिए आया हूँ। जी पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपकी ज़रूरत थी। कृपया बताइए कि मैं क्या करूं। मेरी बात सुनो चिंटू बेटा, गांव के 3.5 किलोमीटर दक्षिण के तरफ तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर चढ़ जाना, जहां एक चिड़िया का खोह मिलेगा। उस खोह में मटर के कुछ दाने होंगे और 2 सोने के सिक्के तुम्हें मिलेंगे। उसके बाद फिर बताइए पिताजी। उस मटर के दानों में से 8 दाने गिनकर निकाल लेना और दोनों सिक्कों को बेचकर बाजार से चाट बनाने का बाकी सामान लेते आना। सिर्फ 8 मटर से कैसे चाट बनेगा पिताजी? सोने के सिक्के से बाकी सारा मटर और सामान आ जाएगा। अच्छा ठीक है पिताजी, उसके बाद क्या करना है? उन 8 मटर के दानों को चाट के लिए गए बाकी मटर के दानों की साथ मिलाकर तुम चाट बनाना। तुम्हारे साथ इस पूरे गांव का भला हो जाएगा। सुबह जब नींद खुली तो चिंटू अपने पिता के बताए रास्ते में जाकर उस बरामदे की खोह में देखा तो वो सारी चीजें मिल गई जो चिंटू को सपने में उसके पिता ने बताई थी। चिंटू ने वही किया जो उसके पिताजी ने सपने में बताया था। शिवरात्रि आ चुकी थी। गांव में मेला लगन भी चालू हो गया था। हर तरफ चिल्लम चोट मचा था। लोगों ने तरह तरह के धंधे लगाए थे मेले में। किसी ने खिलौने का धंधा लगाया था, तो किसी ने घरेलू सामान का, तो किसी ने रेडीमेड कपड़ों का धंधा लगाया था।
चिंटू भी मेले में अपने पिताजी के चाट के ठेले को लेकर तैनात हो गया था। चाट कैसे दे रहे हो बाबू? 10 रुपए प्लेट काका। लगाओ 1 प्लेट चाट। अभी दे रहा हूँ काका, ये लीजिए। चिंटू के चाट की बोहनी हो चुकी थी। ये चिंटू की पहली कमाई थी जो उसने अपने ठेले पर रखे हुए अपने माता पिता की तस्वीर पर चढ़ा दिया। कुछ देर में एक और ग्राहक आता है। बाबू, तुम ही हो वो चाट वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पिताजी को चाट खिलाया था? जी भैया, बताइए, कोई कमी रह गई क्या उस चाट में? अरे कमी नहीं बाबू, उस चाट में तुमने ऐसा क्या मिला कर दिया कि मेरे पिताजी ने आज घर पर पेट भरकर खाना खा लिया। पथरी की बीमारी की वजह से वो कुछ भी खा नहीं सकते थे। सब पिताजी का आशीर्वाद है भैया। मैं तो मामूली चाट वाला हूँ, आपके लिए भी 1 प्लेट बनाऊं क्या? वैसे तो कब्ज की बीमारी मुझे भी है, उस पर यह मसालेदार चाट मेरी तबीयत और खराब कर देगा। रहने दो बाबू। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो ग्राहक पहले तो चला गया, फिर थोड़ी देर बाद वापस लौट कर आया। मुझे भी खिलाओ बाबू 1 प्लेट चाट। तुम्हारे चाट की खुशबू ने मुझे वापस आने पर मजबूर कर दिया। मेरा मन नहीं खाने का, पर अब अचानक से मन करने लग गया। हो जाता है ऐसा कभी कभी। ये लीजिए भैया, गर्मा गर्म चाट। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा झुंड चिंटू की दुकान पर आने लग गया। सबको चिंटू की चाट ही खानी थी। उस झुंड ने आकर 1 घंटे के अंदर ही चिंटू के चाट की सारी सामग्री खत्म कर डाली। दिन में 11 बजे से लोग मेले में चिंटू के चाट ठेले पर से 2 बजे ही पूरा सामान बिक गया। चिंटू अपनी खाली हो चुका ठेला लेकर वापस गांव की तरफ चल ही रहा था। तब तक उसने देखा कि पूरे मेले में उसे खोजते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सब एक दूसरे से चिंटू की चाट तक पहुंचने का रास्ता पूछ रहे हैं। एक ग्राहक तो खुद चिंटू से ही उसके चाट ठेले का पता पूछने लग गया। वो एक लड़का आया था आज चाट बेचने, उसका ठेला कहाँ पर लगा है? वो चाट वाला लड़का मैं ही हूँ, पर चाट तो खत्म हो गई। थोड़ा सा ही दे दो हमें जादुई चाट भैया, मेरी भी बीमारी ठीक हो जाए। जादुई चाट? ये क्या बात कर रहे हैं आप काका? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। पूरे शहर में ये हल्ला हो गया है कि संबलपुर गांव में मेला लगा है, जहां पर चाट वाले की चाट खाकर लोगों की बीमारी ठीक हो रही है। क्या बीमारी ठीक हो रही है? अरे हाँ बाबू, शहर में हल्ला है कि कलेक्टर साहब के पिताजी की तबीयत ठीक हो गई। खुद भेष बदलकर मेला घूमने आए कलेक्टर साहब की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मुझे इतना तो पता है। उनके जाने के बाद से ही खूब ग्राहक आए और पूरा माल बिक गया कुछ ही देर में। अरे बबुआ, हमें थोड़ा सा ही बचावाला खिला दो, बहुत परेशान हूँ मैं अपनी गुर्दे की बीमारी से। चिंटू खरोच खरोच कर थोड़ी सी चाट उस आदमी को दे देता है, जिसे खाकर वो वापस चला जाता है। गांव का मेला खत्म होते ही ग्राम प्रधान चिंटू को खोजते हुए उसके पास आए। कहाँ हो चिंटू बेटा? हाँ कहिए प्रधान जी। तुम्हारे चाट की चर्चा तो शहर में मशहूर हो गई। लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है तुम्हारी चाट की वजह से। मुझे भी मेले में एक ग्राहक ने बताया ये बात। तो हम तुम्हें ये कहने आए हैं कि कलेक्टर साहब का हमारे पास फोन आया था। उन्होंने संबलपुर गांव में मेले को जिला स्तर पर प्रचारित करने की बात कही है। साथ ही संबलपुर को विशेष ग्राम पंचायत का दर्जा दिलवाने के लिए मंत्री जी को पत्र लिखा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। सब पिताजी का आशीर्वाद है प्रधान जी। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ पूरे गांव का भला होगा। मैं समझा नहीं। चिंटू अपने सपने की बात सोचकर मुस्कुराते हुए प्रधान की बात को कुछ नहीं कहकर काट देता है। उस रात फिर से चिंटू के पिता ने उसके सपने में उसे दर्शन दिए। पिताजी, आपने जो कहा बिल्कुल वही हुआ। क्या वो मटर के दाने का कमाल था पिताजी? बेटा, वो मटर का दाना चिड़ियों का इकट्ठा किया हुआ आम मटर का दाना था, कोई जादुई दाना नहीं था। आज जो हुआ सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है। वो कैसे? बरगद तक मैं तुम्हें सिर्फ सोने का सिक्का दिलवाने के लिए जाने को कहा था, जो बुरे वक्त के लिए मैंने इकट्ठे किए थे। फिर लोगों की बीमारी कैसे ठीक हो रही है? जिसके मन का विश्वास निष्ठापूर्ण और जिसकी नीयत साफ हो, उसके हाथ का पानी भी जादुई हो जाता है।
और अपने मन में कभी भी छल और घमंड मत लाना और ऐसे ही निष्ठा से अपना रोजगार चलाते रहना। हर रोज तुम्हारे हाथ की चाट एक जादुई चाट बनकर लोगों को ठीक किया करेगी। इतना कहकर चिंटू के पिताजी गायब हो गए और वापस फिर कभी सपने में नहीं आए। संबलपुर विशेष गांव बन गया और वहां के लोगों की आबादी बढ़ने लगी। संबलपुर एक रियासी गांव में माना जाने लगा है और चिंटू की चाट के नाम से संबलपुर देश भर में मशहूर है। सोनू जामनगर ट्रैफिक पर रुकी गाड़ियों पे पोछा मारने का काम करता था। जेठ की तपती धूप हो या कड़कड़ाती सर्दी, वो इसी काम से अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा करता था। साहब, शीशा और बॉनेट साफ कर दूं गाड़ी का? हाँ कर दो, वैसे भी जाम लंबा है। अभी किया साहब? एक दिन एक विदेशी कार जामनगर की ट्रैफिक पर रुकी। उसमें एक अंग्रेज बैठा हुआ था। सोनू हर बार की तरह उससे भी शीशा पोंछने के लिए पूछने गया। हेलो सर, क्या मैं आपके गाड़ी का ग्लास क्लीन कर दूं? ओके श्योर, आई विल पे यू $1 फॉर इट। सोनू को समझ कम थी कि डॉलर रुपया से बड़ी करेंसी है। वो उसे $1 समझकर रख लिया और अंग्रेज की गाड़ी का शीशा साफ कर दिया। काम के बाद सोनू होटल वाले के पास जाता है और वो डॉलर देकर खाना मांगता है। भैया, इस पैसे का जो भी मिल जाए खाने को दे दो, भूख लगी है बहुत। ये नकली पैसा है, यहाँ नहीं चलेगा। होटल वाला डॉलर से अनजान था। भैया, ये मुझे एक बड़े से गाड़ी वाले अंग्रेज ने दिया। अरे जो भी हो, ये पैसा यहाँ नहीं चलेगा। सोनू बहुत उदास हो जाता है। लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। सोनू का एक दोस्त था मनीष। मनीष भी सोनू की तरह ही गरीब आदमी था। हमेशा काम की तलाश में रहता था। कहीं काम मिल जाता था तो गुजारा हो जाता था। अरे सोनू तो यहाँ है। भाई, खाना खाने आया था, मगर देखना क्या हो गया। सोनू अपने दोस्त मनीष को सारी बातें बताता है। भाई, आज मुझे काम मिला था, मैं भी खाने ही आया हूँ। चल, मैं हूं ना, आज दोनों भाई साथ खाएंगे। लेकिन पैसे? अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, मैं पैसे दूंगा, चल। इस तरह मनीष और सोनू साथ में खाना खाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं था। आज से पहले भी मनीष कई बार सोनू को भोजन करवा चुका था और कभी उससे पैसे नहीं लिया था। धन्यवाद भाई, आज तेरी वजह से मैं पेट भरकर भोजन कर पाया। अगले दिन सोनू ट्रैफिक के पास सड़क पर बैठा था। तभी वही विदेशी गाड़ी फिर से उसके पास आकर रुकी। Hey boy, come here. सर, आपकी नोट नकली है, इसमें मुझे खाना नहीं मिला। Okay, no problem. Take this tiffin box. इससे क्या होगा? ये तो खाली है। ये मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया था। इसमें वो डॉलर का नोट रखकर 1 घंटे के बाद देखना, पर ध्यान रहे कि जब तुम्हें भूख लगी होगी तभी इस टिफिन को यूज करना। ठीक है। सोनू ने अंग्रेज की बात को मजाक में टालकर उस डॉलर को उसी टिफिन में डालकर उसको अपने ठिकाने पे रख दिया। एक तो नकली नोट देता है, उस पर भी गरीबी का मजाक उड़ाता है। इस खाली टिफिन से मेरा क्या हो जाएगा। बड़बड़ाते हुए सोनू सो गया। अगला दिन बेहद तंगी से गुजरा सोनू का। वो सुबह से धूप में खड़ा रहा, पर किसी ने उससे अपनी गाड़ी साफ नहीं करवाई। नमस्ते सर, क्या मैं गाड़ी साफ कर दूं? अरे नहीं, चल निकल। कहां कहां से आ जाते हैं लोग, गाड़ी गंदा कर दिया। रात हो गई थी। सोनू भूखा था और आज के दिन उसने खाना खाने लायक पैसे भी नहीं कमा पाए थे। आज लग रहा है मुझे भूखे पेट ही सो जाना पड़ेगा। रास्ते में उसे कई दुकान दिखते हैं जिनमें स्वादिष्ट भोजन मिल रहे थे। पैसे ना होने की वजह से सोनू कुछ भी नहीं खा पाता है। वाह, मकसूद चाचा की बिरयानी कितनी स्वादिष्ट नजर आ रही है। काश मेरे पास पैसे होते।
मन ही मन सोचते सोचते वो अपने ठिकाने पहुंचा, थोड़ा पानी पिया और सोने की कोशिश करने लगा। ये बिरयानी वाली महक कहाँ से आ रही है? शायद मेरा भ्रम होगा, क्योंकि मैं भूखा हूं ना। थोड़ी देर बाद फिर अब बहुत हुआ, ये महक मुझे सोने नहीं दे रही। एक तो भूखा हूं, उस पर से ये महक। चलो पता लगाता हूं कि किधर से आ रहा है ये। वो महक का पीछा करते हुए टिफिन तक जा पहुंचा, जहां वो डॉलर टिफिन के अंदर से ऊपर आ चुका था और उस टिफिन में वही मकसूद चाचा वाली गर्मा गर्म बिरयानी महक रही थी। हे ईश्वर, वो अंग्रेज तो सही बोल रहा था। इसमें तो सच में मेरा पसंदीदा खाना आ गया है, वो भी तब जब मैं भूखा था। सोनू ने हाथ जोड़कर अपनी किस्मत और अंग्रेज को धन्यवाद दिया और खाने लग गया। आह, पेट भर गया। इतना छोटा टिफिन होने के बावजूद पेट पूरा भर गया। खाना खाकर सोनू बाहर जैसे ही टहलने गया, उसे वो विदेशी कार दिखी। सर, आपकी टिफिन में तो जादू है। वो नकली नोट डालकर रखने पर वही हुआ जो आपने कहा था। हाँ, वो मेरा परदादा का टिफिन था। उसमें कोई भी पैसा डालकर रख दो तो जब आपको सही समय में जरूरत होगी और भूखे होंगे तो आपके मनपसंद का खाना अपने आप आ जाएगा। वो कैसे आएगा? जादू से, क्योंकि मेरे परदादा को ये टिफिन एक परी ने दिया था। तब वो भी बहुत गरीब थे। आज पूरा खानदान हमारा धनी है। ठीक है सर, मतलब मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। कदर करना उसकी, कभी भूखा नहीं सोओगे। वास्तव में इसका खाना जादुई खाना होता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है। क्योंकि वो तुम्हारे पसंद का रहता है। जिस दिन तुम अपने मेहनत की कमाई नहीं पाए, उस दिन ये टिफिन तुम्हें खाना खिलाएगी। ये डॉलर भी इसीलिए दिया हूं कि तुमसे कभी भी खर्च ना हो और हर बार जरूरत के वक्त टिफिन में डालने के लिए तुम्हारे पास मौजूद हो। धन्यवाद सर, आप भी भगवान हो मेरे लिए। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। इस तरह अब सोनू हमेशा की तरह मेहनत करता था। जिस दिन खाने का इंतजाम हो जाता, वो अपनी मेहनत की कमाई खाता था। जिस दिन इंतजाम नहीं होता, वो टिफिन उसके लिए जादुई खाने का इंतजाम कर देता। धीरे धीरे सोनू दोगुनी मेहनत करके बड़ा आदमी बन गया और उसके टिफिन के जादुई खाने की जरूरत खत्म हो गई। अब मुझे तो इस टिफिन की जरूरत नहीं है, मगर इस दुनिया में कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस टिफिन की सख्त जरूरत होगी। मैं उन्हीं में से किसी एक को ये टिफिन दे दूंगा। एक दिन मनीष सोनू को दिखाई देता है। मनीष से अच्छा और कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसे ये टिफिन दूं। उसी दिन सोनू मनीष को सारी बात समझाकर वो टिफिन दे देता है। चल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई याद रखना, जब तेरी जरूरत खत्म हो जाए तो किसी जरूरतमंद को ये टिफिन दे देना। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद सोनू अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है।